साथ आगे नहीं जाने वाले। लखनऊ से अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला केएल राहुल का निजी फैसला था और उन्होंने 18 करोड़ पर रिटेन होने की बजाय अपने आत्मसम्मान को तरजीह देते हुए टीम से अलग होने का रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया। इसी के साथ केएल ने पंत और अय्यर की लिस्ट को ज्वाइन किया, यानी कि जो कप्तान थे और बाहर कर दिए गए। और लखनऊ ने ऑक्शन में जाकर सब कुछ किया, एक महंगा खिलाड़ी, भर भर के विदेशी और सभी को हैरान करते हुए 10 बॉलर्स ले लिए। लेकिन लखनऊ ओपनर लेना भूल गई। भाई उनको याद दिला देना था कि आपके पास राहुल भी नहीं है, डिकॉक भी नहीं है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। ऑक्शन के बाद क्या है लखनऊ का हाल, कैसी रही ऑक्शन पिक्स, कैसे रहे उनका ऑक्शन में पिक्ड खिलाड़ी और क्या बन सकती है एक परफेक्ट प्लेइंग 11, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल के 2024 के सीजन में घर के कलेश में मुंबई की टीम उलझी हुई थी, लेकिन एसआरएच के खिलाफ खौफनाक तरीके से हारने के बाद एलएसजी में भी कलेश होना शुरू हो गया। गोयनका अंकल ने केएल को सरेआम 20 बाजार सबके सामने डांट दिया। वो शायद भूल गए थे कि केएल उनकी टीम के कप्तान है, न कि उनके घर के ड्राइवर। खैर, तभी से यही अंदाजा लगने लगा था कि अब राहुल इस टीम का दामन छोड़ देंगे। हालांकि उसके बाद बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की गई। हाल ही में डेथ एंड एलियन वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट के पॉडकास्ट में गोयनका जी ने बोला केएल इज लाइक माई फैमिली। अब इसमें कितनी सच्चाई थी ये सब जानते हैं, और रिटेंशन लिस्ट ने तभी ये बात साफ कर दी थी, क्योंकि लखनऊ ने राहुल की जगह निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मयंक यादव, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई को रिटेन किया, यानी कि एक कप्तान और एक विकेट कीपर उन्होंने खो दिया था। अगर इस रिटेंशन लिस्ट को देखें तो उन्होंने 2 अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकोलस पूरन और आयुष बडोनी, 2 अच्छे तेज गेंदबाज मयंक यादव और मोहसिन खान और एक किफायती लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम में बनाए रखा। तो चलिए पहले इन्हीं की कुंडली निकालते हैं, मतलब हालिया आंकड़े देखते हैं। निकोलस पूरन तूफानी फॉर्म में, हाल ही संपन्न हुए सीपीएल में उन्होंने 56 की औसत से 11 पारियों में 504 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 169 का रहा है और उन्होंने एक शतक भी मारा और 3 अर्धशतक भी। आयुष बडोनी ने डीपीएल में इस साल जो कहर बरपाया है उसने उनकी वैल्यू में और इजाफा किया है। 8 पारियों में उन्होंने 58 की औसत और 225 के स्ट्राइक रेट से, जी हाँ 225 का स्ट्राइक रेट, वो भी 9 पारियों में। उन्होंने इस स्ट्राइक रेट से 522 रन बनाए, वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी रहे। उन्होंने 8 पारियों में 51 छक्के मारे हैं, जहां उन्होंने एक पारी में केवल 55 बॉल्स में 165 रन बना डाले, यानी कि 300 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 8 चौके और 19 छक्के शामिल थे। बात करें मयंक यादव की, उनके साथ इंजरी की समस्या लगातार बनी हुई है। उन्होंने साल की सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा भी नहीं लिया है। उन्होंने अपने आखिरी टी20 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, जहां अच्छा खेलते उन्होंने 3 मैचों में 4 सफलताएं हासिल की हुई थी। मोहसिन खान के साथ भी इंजरी का ही मसला है, हालांकि वो इस मैच में दिखे, लेकिन इंजरी ने उनकी पेस काफी हद तक कम कर दी है। इस मैच के 7 टी20 मुकाबलों में उनके नाम 9 सफलताएं दर्ज हैं। स्पिनर रवि बिश्नोई का इस मैच सीजन काफी मिक्स ही रहा। आखिरी मैच में कर्नाटक के खिलाफ उन्होंने 28 रन देकर 3 विकेट जरूर हासिल किए, लेकिन बाकी 6 पारियों में उनके नाम 4 विकेट लिखे हैं। तो ये रहे रिटेन्ड खिलाड़ियों के आंकड़े। अब बात करते हैं ऑक्शन में लिए गए खिलाड़ियों की, क्योंकि इस टीम में 10 बॉलर्स हैं। जैसा कि आईपीएल की साइट से पता चलता है, तो पहले बॉलर्स को देखते हैं। आवेश खान की घर वापसी हुई है, उनके अलावा शमर जोसेफ और मणिरत्नम सिद्धार्थ को भी लिया गया है। नए बॉलर्स में आकाशदीप, आकाश सिंह, प्रिंस यादव टीम में शामिल हुए हैं। चलिए कुछ खास और प्लेइंग 11 में खेल सकने वाले बॉलर्स की बात करते हैं। पहला नाम बेशक आवेश खान का आता है। 4 टीम्स का हिस्सा रह चुके आवेश खान की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 2021 में दिल्ली के लिए आई थी, जब उन्होंने 24 विकेट लिए थे। उसके अगले साल उन्होंने लखनऊ के लिए भी 18 विकेट हासिल किए थे। रही बात उनके हालिया फॉर्म की, 10 मैच की 9 पारियों में 10 सफलताएं उन्होंने दर्ज की है, वो भी 8 की इकॉनमी के साथ। अब आप ही बताइए कि क्या ये परफॉर्मेंस उनको प्लेइंग 11 में जगह देने के लिए काफी है। अगले गेंदबाज शमार जोसेफ है, जिस साल 2024 में हाई प्राइस पर पिक हुए थे, लेकिन उसके बाद मेगा ऑक्शन में सस्ते में बिक गए। अब देखिए आंकड़ों से तो शमार जोसेफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी नजर आते हैं, और टी20 उनके आंकड़े इस बात को और भी पुख्ता करते हैं, क्योंकि टी20 मैच खेल चुके जोसेफ के नाम कुल 19 विकेट है और इकॉनमी 10 की है। इस साल खेले हुए सीपीएल में भी उन्होंने 10 की इकॉनमी से रन उठाए। लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स स्पिनर एम सिद्धार्थ के नाम 12 टी20 पारियों में 21 सफलताएं, जहां उनकी इकॉनमी 5 की रही है। यही वजह है कि लखनऊ फिर से उनको अपनी टीम में वापस लेकर के आई। आकाशदीप ने 3 सीजन आरसीबी के लिए खेला, और जैसे ही वो एक अच्छे बॉलर के रूप में सीमेंट होने लगे, तो आरसीबी ने अपनी परंपरा अपनाते हुए उनको छोड़ दिया। 42 टी20 मैचों में आकाशदीप के नाम 49 विकेट है और उनकी इकॉनमी 7 की है, जो आज के हिसाब से काफी किफायती है। तो ये रही एलएसजी के मेन बॉलर्स की अब तक की कथा कहानी। अब बल्लेबाजों की कहानी सुनाते हैं। तो सबसे बड़े खिलाड़ी इस टीम में ऋषभ पंत है, जो उनके आने वाले कप्तान भी बन सकते हैं। पिछले 8 सालों में दिल्ली के लिए खेलते उन्होंने 111 मैचों में 3284 रन बनाए, वो भी 149 के स्ट्राइक रेट से। इस साल उन्होंने 40 की औसत और 155 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। गुजरात से निकले डेविड मिलर भी अब लखनऊ का हिस्सा है। मिलर के पास जानते हैं कितने मैचों का अनुभव है? पूरे 509 मैचों का, जिसमें उन्होंने लगभग 11,000 रन बनाए, 4 शतकों और 50 अर्धशतकों के साथ। गुजरात के लिए पिछले 3 सीजन खेलते उन्होंने 38 पारियों में 950 रन बनाए, वो भी 44 की औसत और 146 की स्ट्राइक रेट से। बात की जाए इनके हालिया फॉर्म की, तो पिछले 10 टी20 मैचों में इनके बल्ले से 349 रन निकले, 44 की औसत और 164 के स्ट्राइक रेट के साथ। यानी कि एलएसजी के पास पंत, निकोलस पूरन और डेविड मिलर के रूप में
कॉम्पैक्ट अपर मिडिल ऑर्डर है। एसआरएच के पूर्व कप्तान और साउथ अफ्रीका के वर्तमान टी20 कप्तान एडम मार्करम भी एलएसजी का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि उनकी तीसरी आईपीएल टीम होगी। अभी तक पंजाब और हैदराबाद के लिए खेल चुके मार्करम के नाम आईपीएल की 42 पारियों में 995 रन है। हालांकि वो ज्यादातर एंकर की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। एलएसजी में भी उनका यही रोल होने वाला है। विकेट कीपर बल्लेबाज आर्यन जुएल को भी लखनऊ की टीम में शामिल किया गया है। इस साल उत्तर प्रदेश की टी20 लीग में 3 पारियों में उनके नाम 216 रन है, जिसमें एक शतक के साथ 162 का स्ट्राइक रेट भी शामिल है। डीपीएल के सुपरस्टार बैटर हिम्मत सिंह भी इस साल लखनऊ की टीम में जुड़े हैं। इस साल वे दिल्ली प्रीमियर लीग में उन्होंने 9 पारियों में 165 के स्ट्राइक रेट के साथ 63 की बेहतरीन औसत बनाए रखते हुए 381 रन बनाए और आइस बटोनी के बाद थर्ड हाईएस्ट स्कोरर रहे। इसके अलावा आखिरी बैट्समैन मैथ्यू बेडजके हैं, जो डरबन सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं, जहां उन्होंने 17 पारियों में 36 की औसत और 136 के स्ट्राइक रेट के साथ 541 रन बनाए हैं। तो बल्लेबाज तो अच्छे खासे भरे हैं लखनऊ में। पिछले 3 सीजन की बैटिंग डिपार्टमेंट हमेशा ही सुपरस्टार से पैक्ड रहा है। आइए अब ऑलराउंडर्स की चर्चा करते हैं। दिल्ली से मार्च ने लखनऊ की बस पकड़ी है। 42 आईपीएल मैचों और कुल 187 टी20 मैचों का तजुर्बा उनका एक वैल्यूएबल एसेट का दर्जा देता है। इन 187 मैचों में उनके नाम 31 की औसत से 4425 रन है, तो वहीं 25 की औसत से 85 विकेट भी हैं। वहीं 42 आईपीएल की 36 पारी उनके नाम 665 रन दिखाती है। वहीं 34 पारियों में उनके नाम 37 विकेट है। तो क्या इस साल वो कहीं बैटिंग में ओपन करते नजर आने वाले हैं? एसआरएच से अब्दुल समद भी लखनऊ की टीम में आ चुके हैं। 90 टी20 मैचों में उनके नाम 1487 रन रहे हैं और विकेट केवल 2। लेकिन IPL T20.com ने न जाने क्यों उनको ऑलराउंडर्स में रखा है। खैर, उनका 146 का स्ट्राइक रेट उनको एक अच्छा खासा फिनिशर बनाता है। आईपीएल में भी उनका स्ट्राइक रेट 146 का ही है। एसआरएच से ही शहबाज अहमद भी लखनऊ की टीम में आ चुके हैं। 2023 में आरसीबी का दामन छूटने के बाद शहबाज का वही हाल हुआ जो हर एक्स आरसीबी प्लेयर का होता है। उनकी भी बेस्ट फॉर्म वापस आ गई। एसआरएच के लिए उन्होंने इस साल न केवल 24 के औसत से रन बनाए, बल्कि क्रूशियल मोमेंट्स में सफलताएं भी हासिल की। अपने आखिरी के 10 मैचों में इनके नाम 61 की बैटिंग औसत से और 173 के स्ट्राइक रेट के साथ 245 रन भी है। तो वहीं 8 की इकॉनमी के साथ 8 सफलताएं भी दर्ज हैं। उन्होंने इस मैच में पंजाब के खिलाफ 6ठे नंबर पर बैटिंग करते हुए केवल 49 बॉल्स में 100 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। वो भी तब जब बंगाल 180 रनों का पीछा करते हुए 10 रनों पर 4 विकेट खो चुकी थी। उत्तराखंड के स्टार ऑलराउंडर युवराज चौधरी, जो कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनके जरा आंकड़े देखिए। 11 टी20 पारियों में 48 की औसत और 154 के स्ट्राइक रेट के साथ 478। अब यहाँ पर ये लग रहे हैं एक परफेक्ट बैट्समैन। तो जरा ये भी देख लीजिए, 8 पारी में 8 विकेट, इकॉनमी 6 की और औसत 16 की। अब ये लग रहे हैं एक परफेक्ट बॉल। ये दोनों आंकड़े युवराज के ही हैं। इस मैच में उन्होंने अपनी 5 पारियों में 22, 10, 61, 18 और 123 रन बनाए। वहीं सिक्किम के खिलाफ 15 रन देकर 4 सफलताएं भी हासिल की। 22 साल के राजवर्धन हंगरगेकर चेन्नई सुपर किंग्स से खेल चुके हैं। हालांकि इस मैच में उनको 2 ही मुकाबले मिले, जिसमें उन्होंने 4 सफलताएं हासिल की। अर्जुन कुलकर्णी को वापस लखनऊ ने खरीदा है। इस मैच की 6 पारियों में उनके नाम 194 रन है। वही 5 पारियों में उनके नाम 6 विकेट भी शामिल है। तो आप सभी खिलाड़ियों के आंकड़े देख चुके हैं। आप भी अपनी प्लेइंग 11 बनाई, हम भी बनाते हैं। देखिए, असली मसला है ओपनिंग का, क्योंकि टीम के पास प्रॉपर ओपनर नहीं है। हालांकि अपन T20 में ओपनिंग कर चुके हैं, जहां 5 पारियों में उनकी औसत 14 की रही है और उच्चतम स्कोर रहा है 27 का। लेकिन क्या करें, तो अभी के लिए पंत को ही ओपन करने आना होगा। आर्यन जुएल नंबर 3 पर या नंबर 4 पर खेलते हैं। तो चलिए बनाते हैं प्लेइंग 11। पंत और मार्करम ओपनर, उसके बाद मिचेल मार्श, आर्यन जुएल, फिर निकी पी, डेविड मिलर, आयुष बडोनी, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मयंक यादव और आवेश खान। इम्पैक्ट की बात करें तो अगर डिफेंड करने उतरे तो आकाशदीप या फिर सिद्धार्थ, और अगर चेज में उतरे तो हिम्मत सिंह या अब्दुल समद। बात टीम के मजबूत पक्षों की तो बिना किसी संदेह के उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग मुंबई और हैदराबाद के बराबर स्टैंड करती है। निकोलस पूरन, डेविड मिलर और आर्यन जुएल इस टीम के मजबूत पिलर होंगे। इसके अलावा फिनिशिंग रोल में भी लखनऊ सॉर्टेड है। शहबाज और आयुष बडोनी अच्छी फॉर्म कैरी कर रहे हैं।